तो बच्चों हमारा चल रहा है 19वां अध्याय 11वीं कक्षा का, जिसका भाग 6 आज हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर होगा वृक्क की क्रियाओं का नियमन, यानी कि अभी तक अपन ने देख लिया कि हर पार्ट क्या क्या काम कर रहा है, किस तरीके से वासा रेक्टा काम करती है, हेनले लूप कैसे करता है, यूरिन जो है वो कैसे यूरिया तक, मतलब यूरिया उसमें कैसे आ गए, आयंस कैसे आ गए, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हमें पता लगेगा जो हमारी किडनी है उसकी जो बहुत सारी मतलब रिएक्शंस हैं वो उसका कंट्रोल कैसे होता है, नियमन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, उसके हार्मोन की पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा होता है, जो किस किस से होता है, ग्लोमेरुलस में। फिर ग्लोमेरुलस के पास में जो अभिवाही होती है उसके पास जेजीए होता है। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स होती हैं और कुछ सीमा तक हृदय भी उसमें कार्य करता है, मतलब नॉर्मल सर्कुलेशन तो हो गई। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन शरीर को तरल आयतन और आयनी सांद्रण के बदलाव द्वारा सक्रिय करता है। अब ये सक्रिय कैसे होता है आइए देखते हैं। अपन लेंगे एक स्लाइड। ये देखो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, एकदम पेशेंस रख के। ठीक है, बहुत अच्छे से पेशेंस रख के समझना है। तुम्हें पता है ये हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन है। इस नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर बीपी जो है वो लो है, बीपी यहाँ पर लो है। अब बीपी लो है तो ये जाएगा ब्लड, है ना, ये ब्लड, अभी वाइट वाइट चीज़ को भी नहीं देखना है अपन को, अभी ये ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है। यहाँ पर जो अपना क्या था, NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो कितना था 10 mmHg, लेकिन ब्लड प्रेशर ही कम आ रहा है, तो हो सकता है किडनी का भी ब्लड प्रेशर कम हो जाए। किडनी को इस बात से परेशानी है, किडनी को इस बात से परेशानी है। तो क्या हुआ, देखो ये है हमारी अभिवाही धमनिका, ये है अपवाही धमनिका, ये हमारी परिनीलिका केशिका जाल है। ठीक है, ये कहाँ पर मिल रहा है, रीनल की शिरा में और नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन से अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं ये हमारा बोमन संपुट है, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, और हेनले लूप से हमारे पास ये डीसीटी है। ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों डीसीटी, ये जो डीसीटी है उसके पास कुछ कोशिकाएं होती है, उस कोशिका को हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। डीसीटी के ऊपर कुछ कोशिकाएं होती है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा। ये मैक्यूला डेंसा जो है बच्चों, ये जो मैक्यूला डेंसा है ये क्या करती है, जो अभिवाही धमनिका है, देखो ध्यान से, जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे ना ये डायग्राम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो अभिवाही धमनिका है उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो पिंक कलर की सी लाइन जो है, जो ये पिंक लाइन का जो ये बॉर्डर है बच्चों, ये दिख रहा है तुम्हें, इसको हम कहते हैं जक्स्टा गुच्छ कोशिका, ग्लोमेरुलस सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स बोलते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है अभिवाही धमनिका पे। अभिवाही धमनिका पे है, अभिवाही धमनिका पे जो कोशिकाएं हैं जिसको हमने जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स बोला। ठीक है, जेजी सेल्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जेजीसी या जेजी सेल्स भी बोलते हैं। इस मैक्यूला डेंसा की वजह से ये जेसी सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाती है, ये जेजी सेल्स जो हैं एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो जक्स्टा गुच्छ कोशिका है ये रेनिन, रेनिन नाम का एक सब्सटेंसेस होता है, वी डू ऑलरेडी नो, ये रेनिन को एक्टिव कर देती है। क्या करती है, रेनिन को एक्टिव करती है। तो अब क्या हो रहा है, अभिवाही धमनिका में क्या जा रहा है, रेनिन जा रहा है, ग्लोमेरुलस में भी रेनिन जाएगा, यहाँ से अभिवाही धमनिका से भी रेनिन जाएगा, परिनलिका से भी रेनिन, होते 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 रेनिन कहाँ आ जाएगा, रीनल वेन में आ जाएगा। ये जो गोले गोले ये क्या है, रीनन वो है अपना रेनिन है, ये रेनिन कहाँ आ जाएगा, रीनल वेन में आ जाएगा, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, नॉर्मल सर्कुलेटरी वेन में पहुँच जाएगा, और वहाँ से इस सर्कुलेशन में आ जाएगा। जैसे ही रेनिन अपने नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा तो क्या होगा बच्चों, देखो क्या होगा, आ जाओ आगे। जैसे ही रेनिन, ठीक है, नॉर्मल सर्कुलेशन से आएगा, ये लो अपना रेनिन, ठीक है, रेनिन इधर वाइट से कर दूंगी। जैसे ही रेनिन अपना
नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा तो यकृत जो है, ये है हमारा यकृत, ये मैंने बनाया है पीछे देखो, ये रहा, ये जो यकृत है वो बनाया है। नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में जब रेनिन आ जाएगा तो यकृत क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा। क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसका नाम है एंजियोटेनोसिनोजन। एंजियोटेनसिनोजन, एंजियोटेनसिनोजन, ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है, रेनिन के द्वारा अपघट्य हो जाता है। ये हार्मोन रेनिन के द्वारा अपघट्य हो जाता है और क्या बना लेता है, एंजियोटेनिसिन। ठीक है, क्या बना लेता है, एंजियोटेनिसिन हार्मोन बना लेता है। इसको बोलते हैं एंजियोटेनिसिन फर्स्ट। ठीक है, रेनिन ने इसको काटा, रेनिन ने इसको काटा और ये एंजियोटेनिसिन में बन गया। तो यहां पर है हमारा फुफ्फुस। फुफ्फुस एक एंजाइम देगा। फुफ्फुस क्या करेगा, एक एंजाइम देगा। ये क्या है, एंजियोटेनिसिन कटर एंजाइम है। क्या है ये, या कैटालिटिक एंजाइम भी बोल सकते हो। ACE का फुल फॉर्म है एंजियोटेनिसिन कैटालिटिक एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेनिसिन कैटालिटिक एंजाइम ACE है। ये ACE क्या करेगा, इस एंजियोटेनिसिन को एंजियोटेनिसिन सेकंड में कन्वर्ट कर लेगा और जैसे ही AC सेकंड बनेगा ये बोलेगा कि भैया ब्लड प्रेशर लो नहीं करना हमें सर्कुलेशन में, हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है। जो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 120/80। जब इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हो जाएगा तो किडनी पे कोई फर्क पड़ेगा, किडनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीपी लो होने से, बीपी हाई होने से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन बीपी लो होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि क्या किया, देखो वापस से आ जाओ, एक बार वापस समझा रही हूँ। हमने बोला केस सेकंड में बीपी लो है, बीपी लो है, हमारा NFP 10 mmHg है। अब यहाँ पर से धीरे धीरे ब्लड आएगा तो यहाँ पर प्रेशर में दिक्कत आएगी। इस प्रेशर की दिक्कत को हमें कम करना है, कम करना है। तो हमने क्या किया कि भैया जब नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं चल रहा था, बीपी लो हो रहा था, तो क्या हुआ, जो हमारी DCT है, नेफ्रॉन का जो DCT है, उस पे कुछ कोशिकाएं होती है, उसको हम बोलते हैं मैक्यूला, मैक्यूला डेंसा। ये मैक्यूला डेंसा क्या करती है, जो अभिवाही धमनिका पर प्रेजेंट जक्स्ट्रा कोशिकाएं हैं या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं हैं, उसको एक्टिव कर देती है। जब ये एक्टिव हो जाएगी तो जक्स्ट्रा गुच्छ कोशिकाएं क्या करेगी, रेनिन को सिक्रीट कर देगी इस ब्लड में। क्या करेगी, रेनिन का ब्लड में स्रवण करा देगी। ये रेनिन अब जाएगा 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 अपिवाही धमनिका में, अपवाही धमनिका से जाएगा हमारी परिनलिका में, परिनलिका से जाएगा ये हमारी रीनल वैन में, रीनल वैन से जाएगा वापस से नॉर्मल सर्कुलेटरी की वेन में, वेन में जाएगा। नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में क्या आ गया, रेनिन आ गया। यहाँ तक क्लियर दैट, रेनिन आ गया। रेनिन जैसे ही आया तो इसने क्या किया, हमारा जो यकृत है उसने नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में क्या छोड़ दिया, एंजियोटेनिनोजन, ये एक हार्मोन होता है। रेनिन ने इस हार्मोन को कट कर दिया, कट करके क्या बना दिया, मतलब ये प्रोटीन है एक तरह का, तुम बोल सकते हो प्रोटीन है ये प्रोटीन को इसने कैसे करवा दिया, एंजियोटेनिसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। फुफ्फुस भी कम नहीं था, फुफ्फुस ने बोला मैं तो इसको भी काटूंगा, फर्स्ट है तो क्या हुआ, मैं तो इसको सेकंड में बनाऊंगा। इसने बोला मैं ACE भेज रहा हूँ, एक एंजाइम भेज रहा हूँ जो एंजियोटेनिसिन कैटालिटिक एंजाइम है, इसको उसने भेजा और AC सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही AC सेकंड कन्वर्ट हुआ अपने आप में, उसने बोला कि बीपी को नॉर्मल करो, बीपी को नॉर्मल करो, और बीपी हमारा नॉर्मल हो गया तो किडनी पे कोई अफेक्ट ही नहीं हो पाया। आई बात समझ में, इतनी चीजें मैंने आपको समझाई है, वो क्यों समझाई है अभी आ जाओ, अभी बताऊंगी, पहले स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर लो। ठीक है, केस सेकंड का स्क्रीनशॉट, फिर यहां पर अपन ने लिया, फिर अपना ये आ गया। अब देखो अपनी बुक में क्या कहना चाह रहे हैं, शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास होता है या मूत्रलता या डाययूरेसिस हो रहा है। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा बेटा। ग्राहियों में सक्रिय करता है,
जिसको हाइपोथैलेमस प्रतिमूलक मूत्रल हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एडीएच अपन कहाँ पढ़ चुके हैं, चौथे भाग में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चौथे भाग में अपन ने एडीएच पढ़ा है बहुत अच्छे से। और न्यूरोहाइपोफाइसिस और वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। जो भी हमारी किडनी की जो मूत्र के निर्माण में, उसके फ्लो में जो क्रियाएं हो रही है, उसका नियमन किसने किया है, इन दो हार्मोन ने किया, एक तो एडीएच ने और एक वैसोप्रेसिन ने और न्यूरोहाइपोफाइसिस ने, ठीक है। एडीएच नलिका के अंतिम भाग से जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। ये बात अपन ने देख ली है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्रवण को निरोध करती है। ये भी अपन ने देख लिया है। फोर्थ वाले पार्ट में अपन ने बहुत अच्छी चीज सीखी कि एडीएच, जब पानी की कमी होगी, तो एडीएच हार्मोन कार्य करेगा। जब पानी अच्छे से है तो वो एडीएच हार्मोन वहां वर्क नहीं करेगा। डीसीटी और संग्रह नलिका में अपन ने देखा था। एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्तवाहिनी पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे जीएफआर भी बढ़ जाता है, यानी कि जीएफआर भी हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर दैट? ये अपन कर चुके हैं अभी डायग्राम में। अब जेजीए क्या करेगा? जेजीए जो बेटा अपन ने बोला जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जटिल नियमनकारी भूमिका है। क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स एक नियमन है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्तदाब जीएफआर में गिरावट से, जीएफआर में अभी गिरावट हो रही है तो जेजे कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। पूरा अपन ने फ्लो देखा है ना। बीपी लो है तो क्या होगा भाई, जो मैक्यूलर डेंसा है वो एक्टिव करेगा किसको? जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स क्या करेगा? रेनिन का स्रवण कर देगा। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेसिनोजन, ठीक है, ये अपन ने भी देखा था, एंजियोटेसिनोजन और एंजियोटेसिनेन फर्स्ट को, ठीक है, और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीय को बदल देती है। ये भी अपन ने देखा कैसे कैसे आया। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्टर है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा जीएफआर को बढ़ा देता है। ये भी हमने देखा अपने डायग्राम में कि कैसे हुआ। एंजियोटेंसिन द्वितीय यानी कि हमने क्या बोला, एंजियोटेंसिन द्वितीय जो है वो क्या करेगा? अधिवृक्त वल्कुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रवण के लिए प्रेरित करेगा। देखो जो अपना ये एंजियोसेरिन सेकंड हुआ था, ठीक है, ये क्या करेगा? अधिवृक्त वल्कुट जो हमारा कॉर्टेक्स है उसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण करेगा। एल्डोस्टेरोन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम व जल तथा पुनरावशोषण होगा। मैंने क्या कहा था? जब ब्लड जो हमारा यूरिन है उस पे एडीएच हार्मोन काम करेगा। बीपी हमारा कम है तो क्या होगा? बहुत सारे हार्मोन रिलीज होंगे। इससे रक्तदाब तथा जीएफआर में वृद्धि होती है और जटिल क्रियाविधि में रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। ये विधि क्या कहलाती है? एंजियोरेजिन विधि कहलाती है। हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से आलिंदीय नेट्रियोरोटिक पारक यानी कि एफएनएफ का स्रवण होता है। एफएनएफ में वाहिका विस्फारण यानी कि रक्त वाहिकों का विस्फारण होता है जिससे रक्तदाब कम हो जाता है। ये अपन दोनों सिचुएशन पढ़ चुके हैं आराम से। इस प्रकार से एएनएफ क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है। हाँ या ना? इस तरीके से हमने देखो, ये तो हमने सिर्फ बुक पढ़ी है बच्चों, समझाने की चीज़ थी जो मैंने आपको बहुत डायग्रामेटिकली समझा दिया है। ये रास एएनएफ कहलाता है बच्चों। ये जो मेथड है जो अपन ने पढ़ा है इसको हम बोलते हैं रास एएनएफ मेथड। ये जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको तुम्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नीट में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक नए पार्ट के साथ में। जब तक धन्यवाद।